अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। और सुनाएं, सेहत भी ठीक है? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तो वैसे ही मेरा आना हुआ था, एक हमारी अजीज़ थी ममानी, वो फौत हुई हैं, तो वहाँ हम आए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि जब उस दिन कॉल पे आप मुझे जो चीज़ें ऐसे राइटिंग के हवाले से बता रहे थे, मैं नोवा एकेडमीज़ के काफ़ी सारे मैंने ऑनलाइन सेशन अटेंड किए हैं। जी सर। जूम पे काफ़ी क्लासेस ली हैं। इसके अलावा हल्का अहबाब ऐसा है कि बातचीत चलती रहती है, लेकिन ऐसे राइटिंग के हवाले से जो ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज मुझे आपसे मिला, उसका यानी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसका आपने थीसिस स्टेटमेंट, कोई भी टॉपिक है उसको सबसे पहले उसको पहचानना कैसे है। जी सर। उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने एलोबरेट किया। देन आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फर्दर उसको आपने कैसे लेके चलना है साथ। क्योंकि हम देखें पैराग्राफ बनाते हैं, मैंने अपनी चूँकि पिछले 1.5-2 महीने से जाहिर है वो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही पैराग्राफ का इशू मुझे ये आ रहा था कि मैं उसको अपने टॉपिक से बाहर हो जाता था समटाइम्स। क्योंकि नॉलेज तो देखें आपने मास्टर किया हुआ है, नॉलेज तो हर बंदे के पास होता ही है। और यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा दुख का इजहार भी करना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं, जी सर किस एकेडमी में जाएं, हमारे इस तहसील दीरकोट से उनका ताल्लुक है, हमने 2024 की अटेम्प्ट देनी है CSS की, कौन सी एकेडमी में दाखिला लें। अब आप यहाँ चलती फिरती एकेडमी हैं, आप चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, लेकिन बदकिस्मती से आपसे लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि घर का जो पीर है वो हमेशा हल्का ही होता है। तो अब देखें, इसीलिए अब मेरा तो पर्पज़ भी यही है कि अल्लाह करे हमारा ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। जी सर। हम इस CSS के इम्तहान में, जो कि बहुत मुश्किल है बज़ाहिर, क्योंकि ये वो रेस है जिसमें हमारे इर्द गिर्द के लोग दौड़े ही नहीं हैं। जी सर। आपके हमारे हल्का अहबाब में कितने लोग हैं जिन्होंने CSS की इवन अटेम्प्ट दी है, तो हमें नहीं पता कि पास होने वाले लोग किस तरह के होते हैं। लाइव हमारा इंटरेक्शन बहुत कम हुआ उनके साथ। फेल होने वालों में कौन सी खामियां होती हैं। तो एटलीस्ट आप और मैं दौड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है। और नीयत ये है कि अगर इंशाल्लाह ये जब इफ एंड बट्स चूँकि चलते ही रहते हैं CSS में, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये हम टास्क अपना मुकम्मल कर लेंगे, तो देन शायद हमारी जो जनरेशन है वो आपके मेरे, मैं तो चूँकि यहाँ अवेलेबल नहीं होता, आप अवेलेबल हैं, आपकी शायद वो करीब आएँ और आपकी बात में फिर अल्लाह ताला ताकत दे देता है, आपके कलम में पावर आ जाती है, आप लिखते हैं तो कानून बन जाता है। तो फिर लोग ज़रूर आपके पास आएंगे और तब आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं और वो आपकी बात को वैल्यू करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको मुझे अपने इस नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और आज की ये जो हमारी नशिस्त है दीरकोट के इस पुरअफ़ज़ा मुकाम में, ये जो सरकारी रेस्ट हाउस है, हम स्पेशल जो शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं, जहाँ के केयर टेकर है, उन्होंने हमें बड़ा फैसिलिटेट किया। इफ्तारी का भी यही प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो आज ऐसे राइटिंग के हवाले से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ये हमारी पहली रिकॉर्डिंग है। और बहुत से मेरे दोस्त से जो ऐसे राइटिंग के हवाले से बातचीत होती रहती थी, तो सर से जो नॉलेज मिलेगा वो इंशाल्लाह मेरे लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा और आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल होगा। आपने इसको अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जी सर, स्टार्ट। सर बिफोर वी स्टार्ट ऐसे दो एक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जी। एक तो ये है कि बदकिस्मती के साथ सर हमें जो है वो ग्रामर की क्रैमिंग पे लगा दिया जाता है। सही बात है कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस हर थिंग कहा जाता है, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं दिया जाता। देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ आपकी नाउन है। क्या नाउन नहीं है मुझे बताएं। अभी आपके पास ये कॉपी नाउन, पेंसिल नाउन, ये नाउन, आप नाउन, मैं नाउन, इसमें क्रैमिंग की तो कोई तो नहीं बनती। आगे वो अलग बात है कि कैटेगरी में मैं और आप नाम के लिहाज से प्रॉपर में आ जाएं। जब हम दो मैन के हैसियत से आएंगे तो कॉमन में आ जाएंगे, ये शायद एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आ जाए। इस तरह से क्रैमिंग नहीं करनी हमने चीज़ों को प्रैक्टिकल यूजेज के अंदर देखना है। फिर जो हमें ये कहा जाता है कि आप जब इंग्लिश लिखें तो आपके सेंटेंसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और कंपाउंड होने चाहिए। तो रिमेंबर, जब भी आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के खाते में जाएंगे, मिस्टेक करेंगे, you will commit a mistake or मिस्टेक करेंगे। और जब मिस्टेक करेंगे आप ग्रामेटिकली, तो आप कैसे ऐसे के अंदर पास हो सकते हैं। ऐसे के अंदर आपकी 3 स्किल्स है सर। एक तो आपकी आर्टिकुलेशन है, सही,
आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि आप जो आप अपनी एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो किस अंदाज से कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो एसे के अंदर अपना मटेरियल की मैनेजमेंट किस तरह कर रहे हैं। सही। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एसे में ये है कि जो कुछ उसने पूछा है आपने उसी के अंदर रहना है। जरा से भी अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और ऐसे में सबसे पहले आपके पास सर कि ऐसे है क्या चीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे जो है वो आपकी कोशिश है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है। यस, सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। ऐसे ही है। और जब भी आप सब्जेक्टिव अप्रोच के थोड़ा सा मेरे ख्याल से टिल्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह कर सर, जब भी आप सब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर जाएंगे इसका मतलब आप किसी टॉपिक को सब्जेक्ट लेकर उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही है। उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास स्ट्रांग आर्गुमेंट्स होने चाहिए। लोग बहुत सारा डेटा और स्टैटिस्टिक इकट्ठे कर लेते हैं और वो ऐसे में लिख लेते हैं और फेल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे करंट अफेयर का पेपर नहीं है सर, ऐसे आपका पाक अफेयर का पेपर नहीं है, IR का पेपर नहीं है जहाँ आपने स्टैटिस्टिक लिखने हैं। यहाँ आपने प्रॉब्लम लेके उसका सोल्यूशन लिखना है भाई। सही बात। अगर यहाँ आप स्टैटिस्टिक लिखेंगे वो ज्यादा तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक आध स्टैटिस्टिक जो जहाँ पे वो फिट इन हो रही है, जो चीज जहाँ फिट इन हो रही है नेचुरली आप उसको फिट इन करें, जबरदस्ती नहीं घुसाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अगर यहाँ आपके पास कोई डेटा है कि एनुअली पाकिस्तान में 19% डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आप ये लिखें। आप अगर ये लिखना शुरू कर दें कि बाग में 20% होती है, शावर में पेज तो आपके 10 भर जाएंगे, लेकिन उस डेटा का फायदा ही नहीं है। ये अननेसेसरी डेटा है सर। बिल्कुल ठीक है। सर, मैं आपको आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है। और एसे के अंदर सबसे पहले आपने एसे की टाइप्स को पहचानना है सर। यहाँ सर हम चूंकि हमने काफी सारे पेपर जाहिर देखे हैं। 2016 का जो पेपर है बजाहिर ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। जी जी, वाटर क्राइसिस, जो हमारा वाटर क्राइसिस है एंड चूंकि दरमियान में आ गया तो वो फर्दर बताएंगे कि वो टाइप्स को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो एक टॉपिक था 2016 के एसे के पेपर में कि वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। इसी को लेके हम आगे चलते हैं और फर्दर इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे हमने ऐसे को पहचानना कैसे है, ताकि देखिए हमारे पास सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर दिया है ऐसे के अंदर कि हम जो ऐसे के अंदर सर सबसे पहले हमने जो चीज देखनी है कि वो टाइप्स तो बहुत सारी है, जिसमें आपके पास नैरेटिव भी है और आर्गुमेंटेटिव भी है। लेकिन आजकल इस तरह के ऐसे 2016 के बाद से ज्यादा आए नहीं, और इनको मिला के एक ऐसे आप लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, जिनमें ये दोनों चीजें कहीं आपस में मिलती जुलती आपको नजर आएंगी। सही हो। फिर आपका सबसे जो मेन टॉपिक जिस पे आ रहा है वो एक्सपोजिटरी ऐसे है आपका, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। ठीक हो गया। ठीक है। अब एक्सपोजिटरी ऐसे में सबसे पहले आपने पहचान देखनी है कि वो आपका कोई करंट इशू हो सकता है, उसके अंदर एंड हो सकता है, कॉज हो सकती है, इफेक्ट्स हो सकते हैं, आर्डर्स हो सकती हैं, होप्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, और उसके अंदर चॉइस हो सकती है। सही हो गया। कि फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड मोर थ्रेट एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स। यहाँ पे फिर कंपैरिजन भी हो सकता है दो चीजों का। सही। ठीक है। तो ये चीजें जब आप स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे, जैसे यहाँ पर है वाटर क्राइसिस एंड आपके पास क्या आ गया, नेशनल यूनिटी। इसका मतलब है ये दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है कि एक तरफ आपके वाटर क्राइसिस है और दूसरी तरफ आपकी नेशनल यूनिटी क्या कर रही है। व्हाट इज नेशनल यूनिटी? लोग ये कहेंगे कि इताद। नेशनल यूनिटी से मुराद है कि आपकी पूरी नेशन एट अ सिंगल पेज कैसे वर्क करेगी, इस इशू को कैसे सॉल्व कर रही है, कैसे देख रही है, इससे पहले क्या करते रही है, हमारे वाटर क्राइसिस हुए क्यों हैं। इसका मतलब है कि उसकी मैनेजमेंट पुअर थी या उन्होंने इसके ऊपर कोई अटेंशन तो नहीं दी। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएंगी। ठीक हो गया। अब हम अगर इसी टॉपिक को लें सर, वाटर क्राइसिस एंड उसके साथ हमारे पास नेशनल यूनिटी है सर। तो सबसे पहले हम ऐसे को डिवीजन करेंगे। ठीक हो गया। ऐसे के 3 मेन पार्ट्स हैं सर, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। सही। रिमेंबर आपने सर ये करना है कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपने वही सारी चीजें लिखनी है जो आप आगे मेन बॉडी में करने जा रहे हैं।
जैसे आपने समरी पेश कर दें। ड्रामा देखा होगा या खबरें देखते हैं हम, आपने देखा होगा खबरों में हेडलाइंस आती हैं, ऐसे ही है, और आपने देखा होगा कि बाद में वो जो वो उन्हीं को आपका एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। डीजीआरजी जो भी बैठा होता है वो उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा होता है, सही सही, उनसे बाहर नहीं जाते, उससे बाहर नहीं जा रहा। कोई फौरी तो नई खबर आ हाँ, वो जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, वो एक ब्रेकिंग न्यूज, वो इसमें नहीं आती, वो ब्रेकिंग न्यूज में चली जाती है। सही इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज आप छोड़ेंगे वो आपकी इम्पैक्टफुल है। सही। अब सर इंट्रोडक्शन जो है उसमें 4 तरह की हेडिंग हो सकती है। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन को आप एक क्यूटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर क्राइसिस के ऊपर आपकी कोई क्यूटेशन है, कोई आपको याद है, आप वो क्यूटेशन लिख लें, हदीस लिख लें, कोई किसी का वाटर के हवाले से कोई हदीस लिख लें, सही, यानी रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट होनी चाहिए। वो क्यूटेशन ये नहीं है कि हम वाटर क्राइसिस पे लिख रहे हैं और हम जापान की एनर्जी के बारे में क्यूटेशन डाल सकते, गलत हो गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको क्यूटेशन नहीं स्टार सर आपके पास, तो यू मस्ट स्टार्ट विद अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट, यस। अब थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। अब थीसिस स्टेटमेंट में ये पूरी कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट होगी क्या। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज़ और बनती क्या है, बहुत आसान काम है। अब तीसरी चीज इंट्रोडक्शन में क्या, थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने जो आउटलाइन दी है उसका ओवरव्यू देना है, ओवरव्यू देना है। ठीक हो गया कि आपने जो मतलब आउटलाइन बनाई है ना उसका ओवरव्यू देना है कि ये चीजें हैं, सही, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं। यहाँ पर जितनी आप आउटलाइन लेंगे अपने अल्फाज में आपको लिखेंगे, सिंपल वर्ड्स के अंदर, और एंड के अंदर आप क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे उसी सारी चीज इंट्रोडक्शन की एंड पे आपके ये इसके उसी सारी चीज का एक वे फॉरवर्ड लिखेंगे। हो सकता है वो एक आध लाइन के अंदर आपने लिखना है, सही, क्योंकि कंप्लीट वे फॉरवर्ड तो आपने आगे लिखना है। यानी मुख्तसर ये हेडलाइंस हैं और आपका इंट्रोडक्शन 180 to 200 वर्ड्स पे होना चाहिए। ठीक हो गया, यानी इतनी आपके पास डेप्थ होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के अंदर वाटर क्राइसिस को डिफाइन करना शुरू हो जाएंगे, वो तो है ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना शुरू हो जाएंगे, जबकि इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक को डायरेक्टली डिवाइड करना आपने नहीं करेगा। इंट्रोडक्शन आपके पूरे जो आप ऐसे लिख रहे हैं ना, अगर आपका इंट्रोडक्शन पर इफेक्टिव है, इफेक्टफुल है, तो आपका एग्जामिनर वहां से इम्प्रेस होगा। सही। और फिर इंट्रोडक्शन में भी आपने कोशिश ये करनी है सर कि आपने उसको इम्प्रेस नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को एक्सप्रेस करना है। इसलिए उसको इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है, वो तो उधर बैठा हुआ पेपर चेक कर रहा है ऑलरेडी, उसने ज़ाहिर है अपनी इतनी पोजीशन ली हुई है, वो आपसे क्या इम्प्रेस होगा या मुझसे क्या इम्प्रेस होगा। हमने सिंपली क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, अपना नॉलेज देखना, अपने आप को we just need to express ourselves इस instead of काबिल करना है कि we have to pass the paper, सही कि हम पेपर को पास करें। फिर सर आते हैं हम थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। अब थीसिस स्टेटमेंट दो तरह से, एक जनरल से स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक से जनरल। अगर आप जनरल पे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। या अब इसका थीसिस स्टेटमेंट आप क्या बना सकते हैं कि इन आवर डियर होमलैंड पाकिस्तान देयर आर लॉट ऑफ causes for water crisis due to lack in national unity. Yes, exactly. But due to recent development and certain measures that has been taken by the government, we are going to overcome this problem in future. ये आपका स्टेटमेंट, आपने प्रॉब्लम भी बता दी, कॉज भी बता दिया, वे फॉरवर्ड भी बता दिया। यस। और अगर आप स्पेसिफिक में ले जाना चाहते तो आप लिखेंगे, स्पेसिफिक में ले जाना चाहते सर आप ऐसे लिखेंगे कि आवर डियर होमलैंड पाकिस्तान वाटर क्राइसिस हैज, आगे लिखे वाटर क्राइसिस के नाम लिख लें, ये हैं, ये आप हो जाएगा स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल वो आपने लिख लिया। नीचे आप लिख लें कि ये मेजर्स है, क्या क्या ले रहे हैं आप, प्लॉट्स लगा रहे हैं आप, डैम्स बना रहे हैं आप, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जंगलात उगा रहे हैं आप, इनकी कटिंग जो हो रही है उसको आप बंद कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैनेजमेंट जो वाटर की मिसयूज हो रहा है उसको आप ये बता दें। ये स्पेसिफिक टू जनरल है, यानी कॉम्प्लिकेटेड है। स्पेसिफिक में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड में बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड है, आप जर्नल में रहें तो। और इंपॉर्टेंट चीज सर
कि आपने थीसिस स्टेटमेंट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में देना है, कोशिश करें कंपाउंड में, ये सिंपल में नहीं होना चाहिए। सिंपल में हो भी नहीं सकता। आप सिंपल में देखें, आप बहुत सारे सेंटेंस लिखना शुरू हो जाते हैं, आप मेन टॉपिक से हट सकते हैं। हाँ, सिंपल में लिखेंगे तो आप बहुत बड़ा कुछ लिख लेंगे इसके ऐसे ही। तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाहिद चीज ऐसे के अंदर जो आपने कंसिडर रखनी है किसके ऊपर, थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड सेंटेंस की हमारे यहाँ गलत डेफिनेशन है। हम ये समझते हैं कि एंड आ गया और ये हो गया तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस ऐसे तो नहीं। कंपाउंड आइडियाज की बात होती है उसमें। तो देखिए दो क्लासेस की बात होती है। क्लासेस की बात होती है। मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल सेंटेंस एक सिंपल क्लास होती है। अब हमारे यहाँ जो फ्रेज है इसका भी गलत कंसेप्ट लिया जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और क्लास का भी गलत कंसेप्ट, क्लास भी मीनिंगलेस हो सकती है और फ्रेज भी मीनिंगलेस हो सकती है। मीनिंगलेस दोनों हो सकती है। तो फ्रेज के अंदर ये क्या होगा, या सब्जेक्ट मिस होगा या वर्ब मिस होगा। इसकी बेहतरीन डेफिनेशन ये है सर, कोई एक चीज मिस होगी इसमें। ऐसे ही अक्रम, यहाँ पर सब्जेक्ट है, आगे आपका मेन वर्ब मिस हो गया, सही फ्रेज हो गया। ऑन द टेबल सब्जेक्ट मिस है, वर्ब भी नहीं है, ऑन द टेबल फ्रेज हो गया, फ्रेज हो गया। फ्रेज हो गया। ठीक है। क्लास के अंदर क्या होता है, देयर शुड बी वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब। वन वर्ब। इसका मतलब है एक सब्जेक्ट एक वर्ब। आई गो। आपका क्या बन रहा है, आई गो। आई गो। अब देखिए ये भी हो सकता है ना, शी एंड हाँ, ही गो, गोज। गोस। ये कंपाउंड तो नहीं। अब इसको हम ये एंड से अगर ये नहीं है, यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए, एक वर्ब आ गया। सही। तो एक सब्जेक्ट, सिंपल याद रखें सर, एक सब्जेक्ट एक वर्ब सिंपल क्लास, दो सब्जेक्ट एक वर्ब सिंपल क्लास, सिंपल क्लास। एक सब्जेक्ट दो वर्ब सिंपल क्लास, सही। और दो सब्जेक्ट दो वर्ब भी सिंपल क्लास। अभी तक कंपाउंड नहीं हुआ। कंपाउंड कब होगा, जब एक क्लास जमा दूसरी क्लास आपकी एडिशनल हो जाए। यस, क्लास ऐड करें, कंपाउंड हो जाएगा। मसलन यू ईट मैंगोस एंड आई ईट बनानास। अब देखिए एक क्लास पीछे आ गई और एक आगे आ गई, ये कंपाउंड बन गया। सही। अगर मैं ये लिखूं यू एंड आई ईट मैंगोस, ये तो सिंपल हो गया। एग्जैक्टली, मैं समझ गया। ये बिल्कुल समझ गया। ये आपने इसके ऊपर जो हम कंपाउंड की भी गलत डेफिनेशन करते हैं, वैसे हमारा थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम का वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर किसी दिन। दूसरा ये एक बड़ा हार्ड टॉपिक मैं बोलना चाह रहा था आपके साथ, इस हवाले से कोशिश करना चाह रहा था, फिर किसी दिन इंशाल्लाह। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से 2009 से मुंसलिक हैं आप। फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज धीरकोट, और मेरा भी है एक्सपीरियंस टीचिंग का। तो हम भी हादसाती उस्ताद थे और माशाल्लाह आजकल भी हादसाती उस्ताद ही होते हैं। और आगे प्रोडक्टिविटी देखें, क्योंकि जब हमने किसी चीज़ को सीखा नहीं है, हम उसको आगे कैसे सिखा सकते हैं। हमने जब टीचिंग खुद सीखी नहीं है, हम बाय नेचर तो हम टीचर नहीं है। हर चीज को दुनिया में सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है, यू हैव टू लर्न दैट। टीचिंग वो वाहिद स्किल है, वो हार्ड स्किल है, और हम इसको सीखना नहीं चाह रहे। हम कहते हैं कि हम एफएससी पास करें और पढ़ाना शुरू कर दें, और आगे अभी जैसे रिसेंटली जाके मैंने 8th क्लास की साइंस, 8th क्लास का मैथ और इंग्लिश दोबारा से परचेज की। उनको मुझे पढ़ना पड़ा कि CSS की जनरल साइंस एंड एबिलिटी में वो चीजें आई कि जो 8th में हम छोड़ चुके जो 6th क्लास की साइंस में हमने नहीं पढ़ी, हमें नहीं समझाई गई। इंग्लिश की वो बहुत सी चीजें जो बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं, वो नहीं पढ़ाई गई। वो हमें आके 16 साल की हमारी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आए तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे तो ये ड्रॉबैक्स हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है इंशाल्लाह फिर किसी दिन। अभी हम ऐसे की तरफ आते हैं टॉपिक तो पे जो है मुझे लगता है कि थीसिस स्टेटमेंट तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर हो ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ इसकी कुछ डिवीजन करना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन बनाना चाहते हैं। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर है, अक्सर लोग यहाँ लिख लेते हैं आउटलाइंस। लाइंस नहीं होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही आउटलाइन बना रहे हैं, एक ऐसे की बना रहे हैं, एक ऐसे की। ये मस्ट फोकस दिस पहले। सही। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। नंबर 2 पे आप लिखे मेन हेडिंग कि व्हाट इज द वाटर क्राइसिस। उसको डिफाइन करें। व्हाट इज अ
वाटर क्राइसिस वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान मेरे ख्याल से स्पेसिफिक है यहाँ हाँ पे। इन पाकिस्तान है या वाटर क्राइसिस आप देख लें इन पाकिस्तान पाकिस्तान है क्योंकि उन्होंने उसने specific- मेंशन तो खैर नहीं किया हाँ मेंशन नहीं किया लेकिन हम डिस्कस स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं किया नेशनल यूनिटी की बात होती है नेशनल यूनिटी है तो इसको हम पाकिस्तान में पाकिस्तान है, तक ठीक है। नजर रखेंगे। तीसरी चीज में आप क्या लिखेंगे उसके काजेज लिखेंगे काजल लिखेंगे वाटर क्राइसिस के काजेज कि के इसके काजेज क्या हैं काजेज ऑफ वाटर क्राइसिस वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड देन सब हेडिंग्स आई In थिंक Pakistan. काफी सारी चीजें आगे मजीद आती हैं। ठीक है फिर आप काजेज को सब हेडिंग के अंदर जाएंगे उसकी फर्दर सब हेडिंग में जाएंगे काजेज की सब हेडिंग्स आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए मैं एक में ऊपर लिख रहा हूँ सबसे पहले हमारे पास मैं लिख रहा हूँ जी डिफॉरेस्टेशन एग्जैक्टली डिफॉरेस्टेशन हो सकती है ना सही। इसकी वजह से आपकी रेंज वगैरह उस तरह से नहीं हो रही है ये तो मेजर काज है कि आप जंगलात काटेंगे तो जाहिर है आपके उस एरिया में जहाँ जंगलात की कमी है वहाँ पे बारिशें नहीं होंगी। बारिशें नहीं जब बारिशें नहीं होंगी तो फिर पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं है आगे तो डैम वाला और ये सारी चीजें तो बहुत ही फजूल हो जाती हैं। कोई यदि हम मेन सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो आप सबसे पहले यही आप पॉइंट देखें सिंपली आप लिख सकते हैं हमारे आपके इलाके में देखें बारिशें ज्यादा होती हैं। ये नीलाबाड़ का रीजन आप स्पेसिफिकली देख लें यहाँ गर्मियों में जब बारिश नहीं इवन होती आज की डेट में हम जब बैठे हुए हैं तो बैठे? मैं लिटरली जब हमने वुजू किया तो मुझे ठंड लग रही थी ठंड लग रही थी इस पानी से। तो जाहिर है ये इन दरख्तों की वजह से है। हाइट भी है जाहिर है वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप दरख्त बिल्कुल काट दें और जंगलात अगर आप खत्म कर दें तो हाँ। ये मिसाल तो पैदा सिंपली आप इसका देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन काजेज कर रही है। देखिए ये गर्मियों में जब बारिश नहीं हो रही नीलाबाड़ वगैरह में सिसर वगैरह में लोगों को पानी आके ये हमारे नदी नाले वगैरह से ले जाना होता है। पड़ता यहाँ है से लेके जाते हैं। तो ये इस चीज़ की निशानदेही है ये एक हमारा वाटर क्राइसिस है सही। ठीक है। अब इसमें सब हेडिंग भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें डिफॉरेस्टेशन की आगे मजीद लिख सकते हैं आप। नंबर 1 उसमें आप लिख सकते हैं अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज Trees. काजेज क्लाइमेट सही। ठीक है ये भी लिख सकते हैं अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज। दूसरा देखें हम चूंकि बैकवर्ड हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया अब जो है वो बिल्कुल लकड़ियां जलाना था दुनिया ने बंद कर दी है लेकिन यहाँ हम जी। जंगल काट के लकड़ी घरों में जला रहे हैं जला रहे हैं अपना वो हंडी रोटी करने के ठीक लिए। है। जबकि इसका अल्टरनेट होना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल करें। दूसरी जगह जब हम एक दरख्त काट रहे हैं तो उसके नेमल बदल के तौर पे हम लगा नहीं रहे। लगा अवेयरनेस नहीं नहीं रहे है। लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस है तो इस वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ अवेयरनेस Issues भी इसका एक सब ठीक है। हेडिंग्स में आ सकती है। दूसरी हेडिंग अब देखिए जब आपने सब हेडिंग दी उसकी फर्दर सब हेडिंग दी तो अब आपका पैराग्राफ यहाँ पर जाएगा इसके ऊपर इसके ऊपर नॉट जाएगा। डिफॉरेस्टेशन। सही। हम यानी कि वाटर क्राइसिस पे नहीं जाएंगे हम अभी डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं। हाँ अभी दूसरा मैंने क्या लिख लिया मेन हेडिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के नीचे मैंने 2 पॉइंट मजीद लिख दिए